डियॉन डिसिल्वा बॉडी बिल्डिंग के एक प्राइम जेनेटिक्स का एग्जाम्पल है। आप खुद ही देख सकते हैं इनके जो मसल बेलीज राउंड शेप के हैं, और मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इनमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या इनके जैसी बॉडी नेचुरली बिल्ड करना पॉसिबल है या नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम बात करते हैं जेनेटिक्स की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है मसल्स का ओरिजिन और इंसर्शन, यानी मसल कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाके जुड़ती है। ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर और अदर बॉडी बिल्डर दोनों का वेट सेम होके भी जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर एक दूसरे बॉडी बिल्डर से हमेशा सुपीरियर दिखेगा। इसका रीज़न ये है कि जो जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर है उसकी मसल बेलीज जो होती है वो शॉर्ट होती है, यानी जो एरिया वो कवर करती है, जितनी जगह वो घेरती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी बिल्डर्स। उसके वजह से एक इल्यूजन ऐसा क्रिएट होता है कि मानो इसका मसल जो दूसरे बॉडी बिल्डर है उससे साइज़ में बड़ा है, हालांकि वेट और जो एक्चुअल साइज़ है वो सेम ही होगा, लेकिन जो एरिया वो घेरता है, यानी जितना एरिया का वो मसल यूज़ करता है बोन्स और टेंडन्स के वहाँ पे, उसकी वजह से एक इल्यूजन ऐसा हो जाता है कि ये कितना बड़ा बाइसेप साइज़ है। और डियॉन के मामले में भी हमें यही चीज़ शो हो रही है, स्पेशली उनके बैक में और उनके बाइसेप में, जो कि एकदम पीकी है, एकदम पॉप कर रहे हैं। लेकिन क्या डियॉन को बचपन से ही पता था या फिर पहले से ही पता था कि वो एक जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, किसी को भी पता नहीं होता है कि वो एक जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर है अनटिल एंड अनलेस दे स्टार्ट डूइंग हार्ड वर्क। और जब वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते तब जाके कोई ना कोई उनको आके बोलता है, या फिर उनको खुद आके रियलाइज़ होता है कि मेरे मसल्स का शेप डिफरेंट है, मैं जल्दी मसल मास पुट ऑन कर रहा हूँ, या फिर मैं स्टैंड आउट कर रहा हूँ बाकी लोगों से। और तब उन्हें लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिलना स्टार्ट हो जाती आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज़ भी करने लग जाते, लेकिन वो ये रियलाइज़ नहीं कर सकते कि उन्होंने कितना हार्ड वर्क पुट ऑन किया होगा अपने जेनेटिक पोटेंशियल को रियलाइज़ करने में। और जब दूसरे लोग एक्सक्यूज़ेस देते हैं तभी डियॉन जैसे जो इंस्पायरिंग एथलीट्स हैं वो आगे आते हैं, हार्ड वर्क पुट ऑन करते हैं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं देते कि हमारे आसपास की जिम बंद है, या पैसों का एक्सक्यूज़ बोलिए या किसी भी चीज़ का एक्सक्यूज़ बोलिए, वो एक्सक्यूज़ेस में बिलीव ही नहीं करते। उनका बस एक गोल है कि मुझे मेरा बेस्ट वर्जन बन के दिखाना है। अब यहाँ तक आके आपको तो एक बात क्लियर हो गई होगी कि डियॉन डिसिल्वा इज़ ए जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर। तो आइए अब समझते हैं कि सच में डियॉन की जो बॉडी हमें दिखती है इंस्टाग्राम पर, क्या वो सेम टू सेम वैसी है या थोड़ी सी डिफरेंट या कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है। तो ये फ़ोटो देखिए, लुक एट दोज बाइसेप्स, लुक एट दोज डेल्ट्स, चेस्ट देखिए, एब्स देखिए। आई मीन इस फोटो को देखने के बाद कौन बोल सकता है कि नेचुरली अचीवेबल है? ये बंदा लग रहा है 80-90 किलो का और इतने बड़े बड़े मसल्स दिख रहे हैं। और अभी ये फ़ोटो देखिए और इसमें वही बंदा 70-75 केजी का लग रहा है, जो कि डियॉन का एक्चुअली कॉन्टेस्ट वेट होता है। यही तो डिफरेंस है इंस्टाग्राम और रियलिटी में। और आगे तो देखिए, मैं आपको ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ इसमें तो वो बंदा और भी श्रिंक हो गया है, ऐसा लग रहा है कि कितना दुबला पतला बंदा है, इसको कुछ तो खिलाओ। और आप खुद डियॉन की कॉन्टेस्ट फ़ोटोज़ देखिए, कहीं एक एंगल से डियॉन बहुत ही ज़्यादा शार्प फुलर दिख रहा है, तो कहीं दूसरे एंगल से वही डियॉन हमें सॉफ्ट दिख रहा है, नैरो दिख रहा है। तो ये बिल्कुल भी बेवकूफ़ी वाली बात है कि आप डियॉन को बस इसी वजह से अननेचुरल या फिर एनहेंस्ड बोलो कि एक फ़ोटो में आपने उसको फुलर देख लिया और आप यही परसेप्शन बना लो कि 365 डेज़ ये बंदा उसी फ़ोटो के हिसाब से उतना ही फुलर, उतना ही बड़ा और उतना ही श्रेडेड दिखता होगा। तो इन माय ओपिनियन डियॉन की बॉडी 100% नेचुरली अचीवेबल है। बस शर्त ये है कि आपके पास डियॉन जैसे ही जेनेटिक्स होने चाहिए। और अगर आपके पास डियॉन जैसे जेनेटिक्स नहीं है तो होगा ये कि आपकी और डियॉन की हाइट और वेट अगर सेम भी हुआ ना, तो डियॉन विल लुक मोर अपीलिंग एंड मोर फुलर एज कम्पेयर टू यू।
और मैंने कहा है कि डियॉन की बॉडी नेचुरली अचीवेबल है इफ़ यू हैव सेम जेनेटिक्स। और इसका काफ़ी अलग मतलब अभी कुछ लेंगे, वो बोलेंगे देख तो ज़रा उसकी बॉडी, क्या उसने पास्ट में स्टेरॉयड यूज़ नहीं किया होगा? पॉसिबिलिटी है कि उसने यूज़ किया होगा, और ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि जब आप स्टेरॉयड यूज़ करते हो और छोड़ देते हो, तब उससे जो हुई मायोफिबुलर हाइपोट्रोफी है वो थोड़े दिनों के लिए श्रिंक हो जाती है, लेकिन मसल मेमोरी के थ्रू वो वापस आ जाती है। आप दुनिया भर का कोई भी टेस्ट उठा लो, बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे जाओ, यूएफसी जैसे प्लेटफॉर्म पे देखिए, काफ़ी सारे एथलीट्स ड्रग्स को यूज़ करते हैं और बाद में जब छोड़ देते हैं 6 महीने 7 महीने के बाद, तो उसके बाद कोई भी टेस्ट उनको पकड़ नहीं पाती। और ये सिर्फ यूएफसी की बात नहीं है, काफ़ी बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में यही होता है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में ये होता है। Were you surprised that John Jones tested positive? Everybody's on steroids. Abajev was giving each lifter 180 Dianabol tablets of 5 milligrams per week. Monday, Wednesday, and Friday were 40-pill days, and Tuesday and Thursday and Saturday were 20-pill days. They were also being injected with the steroid Retabolil. Decadebol, classic. Ristov notes that his urine started turning brown, and he was passing out often during training. He started seeing stars. So they're even more scared before they go to Montreal now. Yeah. They're like, we don't want to get popped. It was going horribly. The lightweights are doing bad. In typical Abajev fashion, he brings the team together. Let me introduce you guys to the Magician. Those lifters who had not yet competed would go back on the steroid use, but with the aid of the Magician and his catheter. They would empty their bladders before being tested and have it replaced with clean urine by the Magician before they had to submit a sample. Christoph was the guy selected. He said, Christ, was this what I banged away so hard for almost 6 years and for 8 hours a day? Abajev gave him then 200 tablets of 5 milligrams each for July 24th and July 25th. Another 150 pills for the 26th, the day of his competition. He wins his gold medal. He goes home, he gets a new Volga automobile upon returning, and then he gets a notification, we found trace amounts of steroids in your urine. तो जो पकड़ा गया है वो एनहेंस, जो नहीं पकड़ा गया है वो नेचुरल। तो ड्रग का यूज़ और अब्यूज़ में काफ़ी डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। जो ओलंपिया लेवल के बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो ड्रग्स को अब्यूज़ करते हैं, और यूज़ करना अलग बात है। ज़रा ध्यान से सुनिए, मैं बहुत ही टेक्निकल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और पीईडी का मतलब ही यही है कि परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग। पीईडी उसको सेंसिबली बोला जाता है, नहीं तो उसका नाम पीजीडी बोला गया होता, यानी परफॉर्मेंस जनरेटिंग ड्रग्स। परफॉर्मेंस को जनरेट तो एथलीट ही करता है, लेकिन उसी परफॉर्मेंस को एनहेंस करते हैं ये ड्रग्स। और पीईडी इसका मेन कमाल तो यही होता है, वो सेल की साइज़ तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, लेकिन मसल सेल्स के नंबर्स भी बढ़ाता है। तो सेल की साइज़ रिवर्स हो जाती है पीईडी स्टॉप करने के बाद, लेकिन जो नंबर्स है वो तो उतने ही रहते हैं ना। वो नंबर्स को आप कैसे कम करोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर MK677 लिया, जो कि वाटर रिटेंशन बढ़ाता है। आपके मसल्स में जो सार्कोप्लाज्म होता है वो एक फ्लूइड होता है, उसकी उसने साइज़ बढ़ा दी, ठीक है। तो जैसे आप MK677 छोड़ दोगे तो वो सारा जो फ्लूइड जमा हुआ है, मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर, वो सारा चला जाएगा उसकी साइकिल आपने बंद करने के बाद। लेकिन उस दौरान जो आपकी जो मायोफिबुलर हाइपोट्रोफी है वो जो हुई है, और साथ में जो आपके जो मसल सेल्स के नंबर्स इंक्रीज़ हुए, वो तो आपके साथ रहेंगे ना। और आप अगर डियॉन की प्रोग्रेस देखोगे तो ये नहीं कि वो ओवरनाइट आई है, बहुत ही स्लोली और बहुत ही ग्रेजुअली आई है। नहीं तो जो पीईडीज़ होती है या फिर साम्स बोलिए, उनके जो रिजल्ट है हमें वीक 1 से ही फील होने लग जाते हैं, और 3 to 6 मंथ बाद तो बंदा दानव ही बन जाता है। और अगर डियॉन ने पहले कभी स्टेरॉइड्स लिए होते तो उसकी प्रोग्रेस मानो ऐसे होती, 1 2 3, 3 के बाद सीधा 6, 6 के बाद सीधा 8, 8 के बाद 9 10, फिर सीधा 12। लेकिन उसकी प्रोग्रेस ऐसी 1 2 3 4। लेकिन हाँ, डियॉन की कुछ कुछ बातें ज़रूर सस्पिशियस है, सस्पिशियस भी बोल सकते हैं या फिर इलॉजिकल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक स्टोरी में बोला था कि फ्रैंक ज़ेन जैसी बॉडी नेचुरली अचीवेबल है। बिल्कुल भी नहीं, नेचुरली फ्रैंक ज़ेन की बॉडी बिल्कुल भी अचीवेबल नहीं है, क्योंकि ये जो फ़ोटो डियॉन ने अपलोड की है इसमें फ्रैंक ज़ेन थोड़े आउट एंगल लग रहे हैं, मतलब छोटे से दिख रहे हैं। और उस टाइम पे कैमरा की क्लियरिटी, आपको पता ही होगा, उस टाइम पे इतनी ज़्यादा एडवांस कैमरा क्लियरिटी नहीं थी। और अब हम बात करेंगे जीत सलाल सर के HSF एक्सपो की। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जीत सलाल सर का आप ये छोटा सा वीडियो देख ले।
ले। जो 10-15 साल से इतनी लुक्रेटिव, इतना अट्रैक्टिव लगती है चीजें कि इंजेक्शन लेके बस बॉडी बना के तबाह कर दूं, उससे अपने आप को रोक के रखना एक बहुत बड़ी चीज है। गर्व महसूस करो इफ यू आर नॉट टेकिंग स्टेरॉइड, ये जानते हुए भी कि वहां जाके मेरा काम आसान हो जाएगा। सर आप क्या बोल रहे हो ये? I mean, मैं आपको सर इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2012 के बाद से मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। जो मैंने फर्स्ट वीडियो देखी थी वो थी आर्नोल्ड की पंपिंग आयरन की मोटिवेशन वाली वीडियो। वो अभी पे भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। लेकिन उसके बाद जो भी मैंने वीडियोस देखी ना वो आपकी थी, गुरुमान सर की थी। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। एट दैट टाइम आई वॉज नॉट सर्टिफाइड और मैंने सालों तक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि सांस लेते, एक्सपेरिमेंट करते। ये नहीं कि 365 डेज़ मैंने सांस पे रहने का डिसाइड किया। और मेरे ट्रांसफॉर्मेशन पे, मेरी जर्नी पे किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं HSF की। सर HSF के सीज़न 1 वाले एक्सपो में आप खुद सोचिए, आपने गौरव तनेजा, फ्लाइंग बीस्ट उनको बुलाया था। क्या वो एनहेंस बॉडी बिल्डर नहीं है? क्या उन्होंने जो बॉडी बिल्डिंग की वो बहुत ही लुक्रेटिव थी? आप पूछिए ना उनसे। क्या बस स्टेरॉइड लेके ईजी हो गया उनके लिए? और आपने खुद ने HSF के सीज़न 1 में एज अ चीफ गेस्ट एक ऐसे बंदे को, एक ऐसे एथलीट को बुलाया जो खुद एक ऐसे कंपटीशन में compete कर रहा है जो बस नाम की नेचुरल है, और वो एथलीट उस शो का विनर है। और फिर जाके आप ऐसी बात कर रहे हो। आई मीन HSF के सीज़न 1 में तब तो आप इतना ज़्यादा ओपनली एनहेंस्ड बॉडी बिल्डिंग को क्रिटिसाइज नहीं करते थे। You for 34 years, natural bodybuilding. Namaste everyone, my name is Adi Rai. I'm from Bali, Indonesia. Here comes Adi Ray. I love this guy. He's a great bodybuilder. The crowd is in for a treat tonight. I'm a natural bodybuilder. I've been competing since late 80s until I retired in the year 2000, which is 20 years ago. I've been competing all over the world, Asia and also America. Today, I want to support my brother, Jit Salal. तो अगर आडे रही नेचुरल है तो भाई इनको भी बुला लो नेक्स्ट सीजन में। हाँ ये भी तो नेचुरली हुए ना, क्योंकि वो उसी फेडरेशन के, उसी कंपटीशन के विनर रह चुके हैं। इनको भी बुला लो, इन्होंने क्या दोष किया है। और आई होप सर कि आप अगर इन फ्यूचर ये वीडियो देखोगे या आपकी टीम की ओर से कोई अगर ये वीडियो देख रहा होगा तो आप इसको एक पॉजिटिव फीडबैक लोगे, एक अपने लॉन्ग टर्म सब्सक्राइबर की तरफ से। और सर मैं इस बात में जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि आपने काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स को एजुकेट किया है। ये नहीं बोलूँगा कि उनका सारा 100% एजुकेशन आपकी ओर से आया, किसी का 1% बोलिए, किसी का 10% बोलिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो उन्होंने आपसे सीखा ही है, इंक्लूडिंग मी। चाहे वो नॉर्मल जिम गोअर क्यों ना हो, नेचुरल हो या एनहेंस्ड हो, वो सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप सबको साथ में लेके चलिए सर। और आज देखिए इंडिया में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है नेचुरल और एनहेंस दोनों के लिए। आज इंडिया में प्रो शोज़ हो रहे हैं। कल जाके हम में से ही कोई ना कोई एथलीट, हमारा ही बंदा, हमारा ही इंडियन बंदा ओलंपिया के स्टेज पे खड़ा होगा। और इस बात में तो कोई भी दो राय नहीं है सर कि मिस्टर ओलंपिया ही अभी फ़िलहाल के लिए सबसे बड़ा स्टेज है। जो बंदा उस स्टेज पर खड़े होके जितनी सक्सेस अचीव कर पाता है ना, शायद ही कोई और बंदा अचीव कर पाता है जो किसी दूसरे कंपटीशन के स्टेज पर खड़ा होता है। तो इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है सर। और अभी क्या हो रहा है सर, आप एनहेंस बॉडी बिल्डिंग को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, लुक्रेटिव बोल रहे हो, ईजी बोल रहे हो, और उसके बाद क्या हो रहा है, एनहेंस बॉडी बिल्डर ट्रिगर हो रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उनके जो फ़ैन फॉलोइंग है वो आपके कमेंट सेक्शन में बुरा भला कह रही है आपको, और उससे जाके नेचुरल बॉडी बिल्डर्स ट्रिगर हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि देखो ये कितना लुक्रेटिव है। फिर उनके फ़ैन फॉलोइंग वापस से एनहेंस बॉडी बिल्डर को बुरा भला कह रहे। तो ये बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा सर। इससे बेहतर है कि आप बस नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करो एक सीधे तरीके से। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो भी आप डिसलाइक करना मत भूलिए और कमेंट करना मत भूलिए। मुझे बताइए कि आपको क्या पसंद नहीं आया। इससे मुझे पता लगेगा कि कौन मेरे वीडियो से एग्री करता है, कौन डिसएग्री करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।